नमस्कार दोस्तों, क्या होता है जब किसी पागल के हाथों स्नाइपर दे दिया जाए। आज की इस कहानी को देखने के बाद आपको यह पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि दुनिया में आज भी ऐसे भयानक साइकोपैथ्स मौजूद हैं। कहानी की शुरुआत में ही हम उसी पागल स्नाइपर को देखते हैं। आप लोगों को यह देखकर लग रहा होगा कि यह बंदा यहाँ शायद कोई मिशन में होगा या फिर इसे यहाँ किसी ने भेजा होगा किसी को मारने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यह बंदा यहाँ 5 लोगों को अपने मजे के लिए मारने जा रहा है। सोच के देखिए दोस्तों, किस लेवल का यह साइकोपैथ हो सकता है जो कि अपने मजे के लिए निहत्ते आम सिविलियंस को मारने जा रहा है। इसी के साथ वो रास्ते में जो दिखे उन्हीं को उड़ाना शुरू कर देता है। आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी मिले सभी को ढेर करता जा रहा है। यहाँ तक कि एक औरत अपनी बच्ची को लेकर भाग रही थी, उस पर भी इस पागल को दया नहीं आया और उसे भी उड़ा दिया। इसके बाद वह वैन लेकर बिंदास वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ये पागल है कौन? क्यों इसने बिना वजह इतना सिविलियंस को मार दिया और आखिर में क्या होता है इस नमूने के साथ? आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। इस घटना की सूचना मिलते ही CIA फौरन उस लोकेशन में हाई सर्च अलर्ट जारी करता है और पूरा क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। इस क्राइम सीन का लीड संभाल रहे हैं डिटेक्टिव अनमोल नर्जनरी, जो कि काफी शार्प माइंडेड और टैलेंटेड माना जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे वहीं कुछ लीड मिल जाता है। वहीं उसे उसी साइको स्नाइपर का गिरा हुआ एक सिक्का मिल जाता है। उसी सिक्के को फिंगरप्रिंट स्कैनिंग करने पर उन्हें पता चलता है कि यह फिंगरप्रिंट जेम्स मार्क नाम की एक एक्स मिलिट्री बंदे का है। ये देख डिटेक्टिव फौरन उस बंदे का घर में अपना फोर्स भेज देता है। वहीं डिटेक्टिव को उसके घर में सेम वैन और स्नाइपर देखकर पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि यही वह साइको शूटर है। फिर क्या था दोस्तों, उसको सीधा पकड़कर एम्बेसी में ले जाया जाता है। वहीं डिटेक्टिव अनमोल उसका इंट्रोगेशन लेना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि तेरा खेल खत्म भाई, अपना गुनाह कबूल कर ले और इस फॉर्म पर साइन कर। लेकिन वह बंदा साइन करने की जगह एक पेपर में लिखता है गेट जैक रिचर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि साला अब ये रिचर कौन है, चलिए थोड़ा ये भी जान लेते हैं। रिसर्च करने पर डिटेक्टिव को पता चलता है कि जैक रिचर भी एक एक्स मिलिट्री सोल्जर ही थे, लेकिन ये कोई आम सोल्जर नहीं थे। रिचर अपने बटालियन का सबसे खतरनाक स्नाइपर और काफी शार्प माइंडेड सोल्जर माना जाता है। ये बंदा दुनिया की किसी भी टफ सिचुएशंस को भी काफी आसानी से हैंडल कर लेता था, लेकिन किसी कारणवश उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है और तब से ये बंदा भूत जैसे गायब हो चुका है। इस दुनिया में इसके होने का कोई भी वजूद नहीं है, न तो कोई ठिकाना और न ही कोई डॉक्यूमेंट। वह जिंदा है या टपक गया है इसकी खबर भी किसी को नहीं है। अब दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर उसका वजूद ही नहीं है तो इस बंदे ने गेट जैक रीचर क्यों लिखा है? क्या कोई कनेक्शन है ये पागल स्नाइपर और जैक रीचर के बीच? ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज का हिंट तो आप लोगों को मिल ही चुका होगा कि वह पागल किलर चाहे कोई भी हो, वह जेम्स मार्क को किस लेवल पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। खैर दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि लॉयर और डिटेक्टिव आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जैक रीचर हाजिर हो जाता है। दोनों का यह देख पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि जिस बंदे को 15 सालों में कोई नहीं ढूंढ पाया, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, वह हमारी आंखों के सामने है। ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं जैक रीचर उन्हें बताना शुरू करता है कि आप लोग गलत आदमी को पकड़ रखे हो, असली साइको तो बाहर आजाद घूम रहा है। वहीं लॉयर बताता है, देख भाई, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सारे सबूत तेरे इस पार्टनर के खिलाफ हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तेरा पार्टनर छूट जाए, लेकिन इसके लिए हमें ठोस सबूत चाहिए होगा। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ एक और लॉयर आ जाती है। दरअसल यह वही लेडी लॉयर है जो इसी केस से जुड़ी हुई है और जेम्स के खिलाफ लड़ रही है। वहीं वह सीधे जैक रीचर से कहती है, तुम ही हो मेरे केस का अगला आई विटनेस, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने आखिरी बार तुम्हारा ही नाम लिखा था। इसका मतलब साफ है कि तुम्हें असली किलर के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता होगा, इसलिए इस केस को सॉल्व करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं जैक उसे साफ साफ समझा देता है कि जेम्स मेरा कोई पार्टनर नहीं है और ना ही मैं उसे यहाँ बचाने आया हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ उसे मारने के लिए आया था। ये सुनते ही लॉयर का तो होश ही उड़ जाता है। फिर भी काफी कोशिश करने के बाद जैक बातचीत करने के लिए मान जाता है। वहीं जैक उसे बताता है कि तुम इस पागल आदमी को डिफेंड क्यों कर रहे हो, पता भी है वह कौन है। वहीं जैक उसका खौफनाक पास्ट बताना शुरू कर देता है। वह बताता है कि जेम्स उसी का बैटेलियन का सबसे खतरनाक स्नाइपर था जो हर हफ्ते 30,000 राउंड एमओ अपने स्नाइपिंग प्रैक्टिस के लिए खर्चता था। सोचकर देखिए दोस्तों, मतलब किस लेवल का ये पागल हो सकता है। स्नाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करते करते ये स्नाइपिंग में इतना माहिर हो चुका था कि ये किसी भी ब्लाइंड स्पॉट पर बिना देखे ही टारगेट को हिट कर सकता था, चाहे टारगेट कितना ही दूर में ही क्यों ना हो। जेम्स स्नाइपिंग के लिए इतना पागल था कि यह हमेशा ही हेडशॉट मारने के लिए एनिमीज ढूंढता रहता था। फिर 2 साल के बाद उसे फाइनली एक मिशन में जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसे बस निगरानी रखने के लिए रखा गया है। यह देख उसका दिमाग और खराब हो जाता है और फिर से 2 साल यूं ही गुजर जाता है। वह अंदर ही अंदर खुद को कोसने लग जाता है, क्योंकि इतना शार्प और माहिर स्नाइपर होने के बावजूद उसे अभी तक एक भी किल नहीं मिला। इसलिए वह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइम करने का फैसला करता है और फिर एक दिन वह बिना वजह ही 4 लोगों को हेडशॉट पे हेडशॉट मारकर वहीं ढेर कर देता है। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जैक रीचर खुद ही।
थी। ऐसी अनडिसिप्लिन किलिंग करने की वजह से जेम्स मार्क का कोर्ट मार्शल हो चुका था, लेकिन वे 4 लोग जिन्हें जेम्स ने मारा था, वे लोग उसी दिन एक लड़की को टपाटप करके बाहर निकले थे। इसलिए यह केस जल्द ही ठंडा हो जाता है और जेम्स भी जल्द ही छूट जाता है। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी लॉयर लिसा उसे बताती है कि अगर पहले भी उसने इतना बड़ा क्राइम किया है और अपनी गलती मान भी ली है, तो इस बार उसने क्यों नहीं माना अपनी गलती। पता है क्यों? क्योंकि उसने ये क्राइम किया ही नहीं है। उसे बहुत ही शातिर तरीके से फंसाया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस केस को सॉल्व करने में मदद करो। वहीं जैक कहता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इतना कहते ही वह वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रीचर घर जाने के लिए बस में बैठा ही था कि उसका दिमाग में लॉयर लिसा की ही बातें घूमने लग जाती हैं कि ठीक ही तो कह रही थी। पिछली बार तो उसने इतना बड़ा क्राइम करने के बावजूद खुद को सिलेंडर कर लिया था, तो इस बार उसने सिलेंडर क्यों नहीं किया। रीचर को भी ये समझ में आ चुका था कि जेम्स को फंसाने के लिए किलर ने सबूतों को भी स्पॉट में सही से छोड़ गया था। इसलिए जैक अपना मन बदल लेता है और लिसा को रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे इस केस को सॉल्व करने में मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें हर एक विक्टिम के घर जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा और सभी इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे देना होगा। वहीं लॉयर लिसा उसका यह डील को मान लेती है और अगली ही सुबह इन्फॉर्मेशन निकालने का काम शुरू कर देती है। लेकिन यह दोनों को यह नहीं पता होता कि सुबह से ही एक बंदा इन पर नजर गड़ाए घूम रहा है। दरअसल इस आदमी को उसी साइको किलर ने नजर रखने के लिए भेजा है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस गेम में शेर का एंट्री हो चुका है। वहीं हम जैक भाई को देखते हैं, जो कि उसी इंसिडेंट स्पॉट में जाकर हर एक चीज को बारीकी से देखने लग जाता है। दूसरी तरफ हम लिसा को विक्टिम की फैमिलीज से बात करते हुए देखते हैं। वहीं बातचीत के दौरान वे लिसा पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि हत्यारे को अभी भी उन लोगों ने जिंदा रखा हुआ है। उन्हें भड़कते देख लिसा तुरंत वहाँ से निकल पड़ती है। रात होते ही हम जैक भाई को एक बार में देखते हैं। वहाँ बैठकर भी वह किलर के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वहाँ कैल्सी नाम की एक लड़की आकर जैक से फ्लर्टिंग करने लगती है। वहीं जैक उसे साफ साफ कह देता है कि देखो ना, तो मेरे पास पैसा है और ना ही मेरा आज करने का मन है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वहीं कैल्सी को रीचर की बातें दिल पर लग जाती हैं। कहाँ बेचारी उससे प्यार से बातें करने आई थी और जैक उसे गोल्ड डिगर समझकर भगा रहा है। कैल्सी को जैक की बातें इतनी बुरी लग जाती हैं कि वह अपने भाइयों को बुलाकर जैक को पीटने का आदेश देने लगती है। वहीं जैक उन्हें बताता है कि जिस तरीके से उसने आकर पूछा है, उससे तो किसी को भी वह गोल्ड डिगर ही लगेगी। लेकिन उसका भाई उल्टा जैक को ही चैलेंज करने लग जाता है और उसे बाहर चलने को कहता है। फिर क्या था दोस्तों, बाहर निकलते ही जैक उन्हें भयानक तरीके से पीटना शुरू कर देता है और अपने सॉलिड मूव्स दिखाते हुए सभी को कुछ ही देर में ढेर कर देता है। लेकिन मौके पर ही वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी भगोड़े लोग टांग उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। वहीं पुलिस उसे पब्लिक प्लेस में मारपीट करने के जुर्म में अंदर डाल देती है। वहीं हम देखते हैं कि लॉयर लिसा फौरन उसे छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। वहीं लिसा उसे कहती है, क्या तुम पागल हो? तुमने वादा किया था कि तुम मेरे केस को सॉल्व करने में मदद करोगे और तुम क्या कर रहे हो? बार में जाकर लोगों को मार रहे हो। वहीं रीचर कहता है, अरे चिल मैम, ये सब एक लड़की की वजह से हुआ है। वह जानबूझकर मेरे साथ सोना चाहती थी। जब मैंने मना कर दिया तो उसने हड़ताल खड़ी कर दी। मुझे पूरा यकीन है कि उन सभी नमूनों को जरूर किसी न किसी ने पैसा देकर भेजा होगा मुझे मारने के लिए। छोड़ो जो भी हो, तुम बताओ विक्टिम्स के बारे में कुछ पता चला? वहीं लिसा बताती है कि उस दिन सभी अपने अपने काम पर जा रहे थे। कोई अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो कोई पार्क में टहल रहा था। उस पागल ने अपने मजे के लिए सबको मार तो दिया, लेकिन एक बार सोचो उस बेटी का क्या होगा जिसकी माँ मारी गई। उस माँ के बारे में सोचो जिसका बच्चा मार दिया गया, और उस औरत की भावनाओं को भी समझो जिसका पति भी मार दिया गया। उस दिन के हादसे के बाद सभी विक्टिम की फैमिलीज काफी इमोशनल और भड़की हुई हैं। वहीं जैक कहता है, क्या हो अगर उसने उन लोगों को मजे के लिए ना मारा हो और हर किसी को मारने के पीछे कोई ना कोई रीजन हो? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना? वहीं आगे जैक बताता है, बाकी 4 विक्टिम्स के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनमें से एक विक्टिम को मारने के पीछे किलर का एक सॉलिड रीजन हो सकता है। तुम्हें याद है जो बुजुर्ग फूल लेकर अपनी बीवी का वेट कर रहा था, वह एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन था और उसे बार बार बिजनेस को सेल करने के लिए ऊपर से प्रेशर दिया जा रहा था। लेकिन वह किसी भी हाल में अपना बिजनेस को सेल करना नहीं चाहता था। शायद इसलिए उसे मारने के लिए किलर को भेजा हो। वहीं लिसा कहती है, क्या बात है, तुमने कहा और हो गया। सर, कोर्ट में यह सब साबित करने के लिए सबूत चाहिए होगा। तुम्हारे कुछ भी सोचने या कहने से यह साबित नहीं हो जाता कि किलर उस दिन किसी एक स्पेसिफिक आदमी को ही मारने के लिए आया था। वहीं जैक कहता है, तुम जेम्स मार्क का हर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल कर मुझसे शेयर करो। कहाँ जाता था, किस किस के साथ मिलता था, उसका क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ। इतना कहते ही जैक लिसा को टाटा बाय बाय कर देता है। दूसरी तरफ अब हम उस आदमी को कार में आते हुए देखते हैं जिसे जैक रीचर के ऊपर नजरदारी रखने के लिए भेजा गया था। वह यहाँ मेन किलर ब्लैक कोबरा से मिलने आया है। वहीं ब्लैक कोबरा जिसने उन 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, और यहाँ कोबरा ने स्पॉटर को इसलिए बुलाया है क्योंकि उसे बस रीचर के ऊपर निगरानी रखने के लिए भेजा गया था और इसने सीधा जाकर उसी पर हमला कर दिया, जिस वजह से अब रीचर को हिंट मिल चुका है कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है। इसके अलावा हम वहाँ एक और मास्टरमाइंड को देखते हैं जिसके अंडर ब्लैक कोबरा काम करता है। ये सब के बाद स्पॉटर उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन मास्टर
मास्टरमाइंड उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहीं उसे ढेर कर देता है। वहीं अगली सुबह लीसा बताती है कि उसकी क्रेडिट कार्ड से कुछ खास पता नहीं चला है। वह अक्सर बिटकॉइन या फिर कैश इस्तेमाल करता था ट्रांजैक्शन करने के लिए। वहीं जैक लीसा को एक लोकेशन में ले जाने को कहता है जहां वह कैल्सी नाम की लड़की काम करती है, क्योंकि रीचर को ये समझ में आ चुका था कि अगर मास्टरमाइंड को पकड़ना है तो हमें पहले उस लड़की को पकड़ना होगा। लोकेशन में पहुंचते ही जैक लीसा को भेज देता है और खुद अंदर घुसकर कैल्सी के बारे में पूछने लगता है। वहीं स्टाफ मेंबर कहता है, यहाँ कोई कैल्सी नाम की लड़की काम नहीं करती, निकलो यहाँ से। लेकिन यहाँ तो जैक पहले से ही कैल्सी की पूरी कुंडली निकाल कर आया है, तो वह सीधा कैल्सी के रूम में एंटर करता है और उसे साफ साफ पूछने लगता है कि तुम्हें उस दिन किसने भेजा था मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए। वहीं लीसा बताती है कि क्रिस्टो नाम का एक बंदा था, उसने मुझे तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने के लिए 150 रुपए दिए थे। वहीं रीचर उससे क्रिस्टो का एड्रेस ले लेता है और उसे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर बाहर जाने को कहता है, क्योंकि अभी जो मैं करने जा रहा हूँ इसे जरूर वह लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। इतना कहते ही रीचर क्रिस्टो के लिए निकल पड़ता है। लोकेशन में पहुंचते ही उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। उल्टा उसे घर का हाल देखकर समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक दो आदमी पीछे से उस पर हमला कर देते हैं और उस पर पागलों जैसे टूट पड़ते हैं। लेकिन हीरो तो हीरो है भाई, मौका मिलते ही वह उन्हें ऐसे ऐसे मूव्स से पीटने लगता है कि वह दोनों कुछ ही देर में ढेर हो जाते हैं। लेकिन तभी एक और बंदा आकर उस पर बंदूक दाग देता है, लेकिन हीरो उससे भी संभाल लेता है और उसे आखिरी वार्निंग देते हुए पूछता है, चल बता बच्चे, चार्ली किधर है, वरना तेरी उंगली तोड़ दूंगा। लेकिन वह बताता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे तो यहाँ बस जैक को मारने के लिए भेजा गया था। वहीं जैक उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन यहाँ भी हम एक और गाड़ी को देखते हैं जो कि जैक का पीछा कर रही होती है। इसके बाद जैक सीधा लीसा के पास आकर उसे बताता है कि अब मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका हूँ कि जेम्स मार्क निर्दोष है, क्योंकि तुम ही सोचो, ऐसा कौन पागल होगा जो 5 लोगों की हत्या करने के बाद इतना सारा सबूत स्पॉट पर ही छोड़ जाए, गोली के खोखे, यहाँ तक कि अपना फिंगरप्रिंट तक। क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है? और आखिरी बात, तुम्हें क्या लगता है एक ऐसा स्नाइपर जो किसी भी ब्लाइंड स्पॉट तक को बिना देखे ही हिट कर दे, वैसा स्नाइपर एक भी बुलेट मिस करेगा? लेकिन वह जो भी है उसने मिस किया और स्पॉट में बुलेट का भी सबूत छोड़ गया। ये सभी बातें सुनकर लीसा को भी जैक की बातों पर यकीन होने लगता है। वहीं जैक उसे यह भी बताता है कि सुबह से ही आज एक और गाड़ी मुझे फॉलो कर रही है, तो इससे भी यह साबित होता है कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि जेम्स निर्दोष साबित हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाड़ी की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालो और मुझे दो। वहीं इन्फॉर्मेशन निकालने पर लीसा को पता चलता है कि यह गाड़ी लेबेंडोरे नाम की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है और यह कंपनी उस हादसे में मारे गए एक विक्टिम से लिंक है। तब जाकर लीसा को असली खेल समझ में आ जाता है कि उस पागल ने एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए 4 निर्दोष लोगों को मार दिया। दरअसल दोस्तों, मेन टारगेट था ऑलिव आर्चर नाम की यह औरत, और इसी स्पेसिफिक टारगेट को छुपाने के लिए किलर ने वहाँ मास किलिंग शुरू कर दी। वहीं लीसा बताती है, ठीक है, मसला तो हमें समझ में आ चुका है, लेकिन यह सब चीजों को कोर्ट में साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए होगा। वहीं जैक कहता है, मुझे कुछ वक्त और दे दो, सबूत भी निकाल लेंगे। दूसरी तरफ कैल्सी शहर के बाहर छुपने के बावजूद किलर उसे ढूंढ लेता है और वहीं उसे 1 टेप मारकर सीधा ऊपर भेज देता है। वहीं स्पॉट में पहुंचने के बाद डिटेक्टिव देखता है कि सालों ने बेचारी को मारने के बाद कूड़ेदान में फेंक कर रखा है। तभी वहाँ हीरो भी पहुंच जाता है। ये सब देखने के बाद हीरो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि बेचारी को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी डिटेक्टिव उसे देख लेता है। उसे यही लगने लगता है कि जैक ही किलर है। वह तुरंत अपने आदमियों को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। इतने में जैक वहाँ से गाड़ी घुमाकर निकल चुका होता है, लेकिन पुलिस कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। वे लोग तबड़तोड़ तरीके से जैक का पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैक भी मार्शल आर्ट के साथ साथ गाड़ी भी काफी खतरनाक तरीके से चला लेता था। वह पुलिस वालों को ऐसे ही चकमा देकर वहाँ से निकल आता है। जब तक पुलिस स्पॉट में पहुँचती है, जैक बस में चढ़कर निकल चुका होता है। वहीं डिटेक्टिव जैक को पकड़ नहीं पाया तो वह सीधा लीसा के पास आ टपकता है और उसे कहता है, तुम्हारा पार्टनर एक क्रिमिनल है, उसने बीते 2 दिनों में काफी सारे लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि आज उसने एक लड़की को भी मारकर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। वहीं लिसा बताती है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, पिछले 2 दिनों से मेरी उससे बात नहीं हुई है। लेकिन तभी लिसा का टेलीफोन बज उठता है। जैसे ही वह कॉल उठाती है, वह जैक होता है। जैक उसे बताता है कि मेरा यहाँ आने की खबर तुम्हारे डैड और डिटेक्टिव के अलावा और किसी को भी पता नहीं था। इन्हीं दोनों में से कोई एक दुश्मनों तक हमारी जानकारी पहुँचा रहा है। ये सुनते ही लीसा को भी उन दोनों पर शक होने लगता है। फोन रखते ही लीसा तुरंत दोनों को घर से भगा देती है। सुबह होते ही हम जैक को इस लोकेशन की ओर जाते देखते हैं जहां जेम्स मार्क अक्सर स्नाइपिंग प्रैक्टिस के लिए जाया करता था। वहां पहुंचते ही वह ट्रेनर से मिलता है और उससे कहता है कि आपका स्टूडेंट जेम्स मार्क निर्दोष होने के बावजूद जेल में सजा काट रहा है। उसको बाहर निकालने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मुझे जेम्स के बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी चाहिए। वही ट्रेनर स्नाइपर निकाल कर कहता है, मैं तुम्हें जानकारी तभी दूंगा जब तुम टारगेट को सही से
3 बार हिट कर पाओ, साथ ही वह उसे 4 बुलेट दे देता है। फिर क्या था दोस्तों, ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। पहला शॉट में वो ब्लैंक फायर मार देने से भी बाकी का 3 शॉट सीधा जाकर एग्जैक्ट टारगेट को हिट करता है। ये देख ट्रेनर का तो होश ही उड़ जाता है और वह उसे कहता है, क्या बात है, ऐसे शॉट कई सदियों बाद देख रहा हूँ। इसके बाद वह जेम्स मार्क का हर एक इन्फॉर्मेशन बताना शुरू करता है। वह बताता है कि जेम्स अपने स्नाइपिंग प्रैक्टिस को लेकर इतना पैशनेट था कि वह कभी कभी तो पूरा दिन बस स्नाइपिंग ही करता रहता था। इसके बाद ट्रेनर उसे उस वक्त का कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज देखते ही रिचर्ड का तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जेम्स के साथ हमेशा वही पागल स्नाइपर ब्लैक कोबरा आया करता था। ये देख रिचर्ड तुरंत लीसा को कॉल करके बताता है कि मुझे एक ठोस सबूत मिल गया है, तो तुम तुरंत आकर मुझसे मिलो। वहीं लीसा रॉन्ग नंबर कहकर उसका कॉल काट देती है, क्योंकि वह अपने बाप के सामने ही बैठी थी। वहीं वह उनसे लैवेंडर कंपनी की हर एक जानकारी देते हुए कहती है कि कैसे यह कंपनी को हड़पने के चक्कर में 5 निर्दोष लोगों को मार दिया गया, बस ओनर के किलिंग को छुपाने के लिए। यहाँ तक कि वे लोग हमें मारने के लिए भी आदमी भेज रहे हैं, मतलब मेरी जान भी अभी खतरे में है। इसलिए वह उसके बाप को उनके खिलाफ केस फाइल करने को कहती है, लेकिन उसके बाप को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह इन बातों को बेबुनियाद कहकर खारिज कर देता है। अपने बाप के मुंह से यह सब बातें सुनकर लीसा तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जैसे ही लीसा लिफ्ट में चढ़ती है, तभी वहाँ डिटेक्टिव भी टपक जाता है और उसे पर अचानक टेजर गन से इलेक्ट्रिक शॉक मार देता है, जिससे लीसा वहीं गिर के बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ वही पागल स्नाइपर और एक टकला लीसा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहीं साफ हो जाता है कि डिटेक्टिव ही साला गद्दार है। इसके बाद ब्लैक कोबरा सीधा जैक को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ अगले 1 घंटे में नहीं पहुँचे तो तेरी गर्लफ्रेंड को हम टपका देंगे। वहीं जैक कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम उसके साथ क्या करते हो। तेरे खिलाफ मुझे हर एक इम्पोर्टेंट एविडेंस मिल चुका है। अब मैं ये सब लेकर सीधा FBI के पास जाऊंगा। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ये सब बातें सुनकर तो ब्लैक कोबरा की तो पतलून ही गीली हो चुकी थी। तभी जैक उसे दोबारा कॉल लगाकर कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, लेकिन अगर लीसा को कुछ भी हुआ तो याद रख, तेरे खिलाफ सभी एविडेंस अगला बंदा FBI तक पहुँचा देगा। इतना कहते ही वह लोकेशन की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वह यहाँ अकेला नहीं होता। उसको बैकअप देने के लिए वह अपने साथ ट्रेनर को भी उठा ले आता है। ये देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि बूढ़ा इस उम्र में क्या ही तो बैकअप देगा, लेकिन ट्रेनर की उम्र भले ही हो गया हो, लेकिन वह अभी भी खतरनाक तरीके से स्नाइपिंग कर पाता था। वहीं जैक दोबारा लीसा को फोन करके बताता है, टेंशन मत लो, जब तक मैं उनके हाथ में नहीं आता वह तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। वहीं हम उस बूढ़े को भी देखते हैं जो इस गेम का मास्टरमाइंड है। दरअसल दोस्तों यही बंदा लैवेंडर कंपनी को हड़पना चाहता है। तभी लीसा को सब गेम समझ में आ जाता है और यह भी कि उसका पिताजी निर्दोष है, वह बेकार में ही उस पर शक कर रही थी। दूसरी तरफ जैक और ट्रेनर अटैक की तैयारी ले चुका होता है। यहाँ ट्रेनर जैक को बस एक छुरी देता है उन लोगों से लड़ने के लिए। वहीं जैक कहता है, अरे भाई उन लोगों के पास स्नाइपर और हेवी मशीन गन है, मैं इस छुरी से कैसे लड़ूंगा, कम से कम एक पिस्टल ही दे दो ताकि मैं उन्हें 1 टैप मार सकूं। वहीं ट्रेनर कहता है, अरे टेंशन मत ले, इधर तेरा बाप है, तू बिंदास जा। फिर क्या था दोस्तों, जैक सीधा रिवर्स गियर मारकर तेजी से स्पॉट की ओर बढ़ता है। ये देख सभी एनिमीज गाड़ी पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन जैक तो जैक है भाई, वह गाड़ी को इसलिए तो उल्टा ला रहा था ताकि बुलेट से वह बच सके। लेकिन कुछ ही दूर आगे जाकर उसकी गाड़ी एक पत्थर से टकराकर वहीं फंस जाती है। लेकिन तभी ऊपर से ट्रेनर गोली चलाकर एनिमीज का ध्यान भटकाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैक भी तुरंत गाड़ी से निकलकर एक पत्थर के पीछे कवर ले लेता है। तभी वह देखता है कि उसकी छुरी भी रास्ते के बीच में ही गिर गया है। बेचारे के पास एक ही तो हथियार था, अब वह भी चला गया। इसके बाद माइक एक पत्थर से दूसरे पत्थर में पोजीशन बदलते हुए एनिमीज को ढेर करना शुरू कर देता है। ऊपर से स्नाइपर भी लगातार कवर देते हुए एनिमीज को सुलाते जाता है। कुछ ही देर में जैक तीनों एनिमीज को ढेर करके एक रूम में एंटर करता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी उसे वहाँ एक मैप दिखता है। मैप देखकर उसे यह समझ में आ जाता है कि उनका मेन हेडक्वार्टर कुछ दूर आगे है। फिर क्या था दोस्तों, जैक एक बुलडोजर लेकर उनकी ओर निकल पड़ता है। इससे पहले कि एनिमीज कुछ समझ पाते, जैक कुछ ही सेकंड्स में सबको ढेर कर देता है। इसके बाद हम ब्लैक कोबरा को देखते हैं, जो कि पता नहीं कौन सा बिल में छुपा था, अभी निकल रहा है, लेकिन तभी जैक पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। मजबूरी में ब्लैक कोबरा को अपना गन फेंक देना पड़ता है, लेकिन तभी जैक भी अपना बंदूक फेंक देता है और कहता है, बंदूक से मारने में तुझे मजा नहीं आएगा, चल आजा फिस्ट फाइट खेलते हैं। इसके बाद दोनों वहाँ अमेरिकन स्टाइल कुंग फू फाइटिंग शुरू कर देते हैं। सच कहूँ तो दोस्तों मुझे फाइटिंग ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों ने देखने लायक फाइटिंग ही नहीं किया। कभी हीरो मारकर लुढ़क जाता है तो कभी विलन मारकर लुढ़क जाता है, लेकिन दोस्तों अंत में आते आते हीरो उसे ढेर कर देता है और अब बचता है डिटेक्टिव। और इस गेम का मेन मास्टरमाइंड वही डिटेक्टिव लीसा को अपनी ढाल बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन हीरो इतना हाईली स्किल्ड शूटर था कि एक ही शॉट में उसका काम तमाम कर देता है। अंदर घुसते ही हीरो देखता है कि एक बूढ़ा बिंदास चिल मारकर बैठा है। दरअसल दोस्तों हीरो को यह पता ही नहीं होता कि यही इस पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड है, जो पर्दे के पीछे से ये पूरा ऑपरेशन चला रहा था। बाद में लीसा बताती है कि यही
ही तो है इस गेम का रियल मास्टरमाइंड, हमें इसे FBI के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन जैक उसे बिल्कुल भी FBI के पास भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि इसी पागल के लिए इतना सारा मासूम लोगों ने बिना वजह ही अपनी जान गंवाई, इसलिए वह उसे सीधा यमराज के पास भेज देता है। यह देख लीसा घबरा जाती है और जैक से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं जेम्स मार्क को कैसे निर्दोष साबित करूंगी, और अभी उल्टा तुम्हें पुलिस पकड़ लेंगे। वहीं जैक कहता है, मेरा फिक्र मत करो, मैं FBI को हैंडल कर लूंगा। और रही बात जेम्स मार्क को छुड़ाने की, तो उसके निर्दोष होने की एविडेंस मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके तुम्हारे ऑफिस में छोड़ दिया है। इतना कहते ही जैक लीसा को अलविदा कहता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लीसा जेम्स मार्क से मिलने के लिए आया होता है। वहीं वह उसे कुछ तस्वीरें दिखाकर पूछने लगती है कि क्या तुम्हें इस लोकेशन के बारे में कुछ पता है? वहीं जेम्स कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ अक्सर जाया करता हूँ। और लीसा उससे ये भी पूछती है कि अगर तुम्हें उस पार्क में स्नाइपिंग करने का मौका मिले तो तुम कौन सा स्पॉट सेलेक्ट करोगे? वहीं जेम्स कहता है, मैं वहाँ ब्रिज से स्नाइपिंग करना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है और एक गाड़ी के अंदर बैठकर स्नाइपिंग करने में मुझे आसानी होगी। ये सुनते ही लीसा को ये कंफर्म हो जाता है और एविडेंस भी मिल जाता है कि जेम्स निर्दोष है, क्योंकि शूटर ने एक पार्किंग लॉट के खुले इलाके से अपना शॉट लिया था। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पसंद की मूवी का एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द लेकर आऊं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।